नमस्कार। मैं आयुषी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक्स बातें कोरोना की में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी देते आ रहे हैं और हमने देखा है कि विगत 2 वर्षों में इस वायरस ने दुनिया भर में बहुत बुरी तबाही मचा रखी है और मानव जनजीवन जो है काफ़ी प्रभावित होता नज़र आ रहा है। आज हम इस वायरस की तीसरी लहर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और कोरोना वायरस हमारे बीच ओमिक्रॉन के रूप में उपस्थित है। इसके लिए टीकाकरण भी किया जा रहा है। ये बेहद खुशी की बात है कि हमारे देश में भी ज़ोर शोर से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और एक बड़ी जनसंख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। अभी विगत कुछ दिनों में 3 जनवरी 2022 से ही 15 से 18 वर्ष के आयु के किशोरों का भी टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है और लोग भारी मात्रा में टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। आज इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर शशि भूषण खलको जी को, जो कि वर्तमान में सदर अस्पताल में कार्यरत है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो टीकाकरण या किसी अन्य बात पे जाने से पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन एकदम नया स्ट्रेन है हमारे लिए, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं सर? क्या है ओमिक्रॉन? देखिए, जो कोविड के लक्षण है वही ओमिक्रॉन के भी लक्षण है। सर्दी, खांसी और बुखार, ये अगर है तो हम लोग उसको संदेह करते हैं कि कोविड है उसे। और ये तो जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलेगा कि ये ओमिक्रॉन है या डेल्टा वायरस है या अन्य कोई वायरस है। तो इसके लिए जब तक वो नहीं हो पाता जीनोम सीक्वेंसिंग, तब तक हम लोग ये निश्चित तौर पर लक्षणों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं, बट निश्चित तौर पर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये कौन सा वायरस है इस पर। सर, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे राज्य झारखंड में भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो क्या अनुमान है डॉक्टर्स का? आप लोग क्या कहेंगे कि क्या ये ओमिक्रॉन है या कोई अन्य स्ट्रेन है? ये ओमिक्रॉन हो सकता है, क्योंकि लक्षण अभी जितने ज़्यादा लोगों को मिल रहे हैं उसमें सर्दी खांसी मुख्य लक्षण के रूप में है। बॉडी एक या बदन दर्द है, एक वो लक्षण मिल रहा है, और बुखार जैसे सामान्य हम लोग कहते हैं कि बुखार होता है इसमें। जी, फीवर तो आ रहा है। ये माना जा सकना और निश्चित तौर पर कहना, ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक अनुमान लगाना कि ये ओमिक्रॉन हो सकता है, तो जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग ज़्यादा निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकते हैं। अनुमान जरूर लगा सकते हैं, निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। जी सर, आप जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कह रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है सर? कैसे पता लगाया जा सकता है कि कोई भी वायरस कौन से स्ट्रेन का है? जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू कैसे पता लगाते हैं आप लोग? हर एक वायरस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अभी हम लोग कोविड के बारे में जानते हैं कि हर बार ये अपना रूप बदलते रहता है। तो ये एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है। जो वायरस अपना काम अपने ह्यूमन बॉडी में रहने के लिए अपने आप में बदलाव लाते रहता है। तो जितनी बार ये बदलाव लाता है तो उसके जीन में कुछ बदलाव आते हैं, तो उस जीन में बदलाव के आधार पर ही पहचाना जाता है, उसके आधार पर ही उसके लक्षण भी थोड़े बहुत बदलते रहते हैं। तो यही है जीनोम सीक्वेंसिंग। इसके लिए सभी जगह पर अभी सेवा उपलब्ध नहीं है। झारखंड में अभी इसकी जांच की सुविधा शायद मेरे ख्याल से नहीं हो पाई है। मशीन खरीदने की बात हो रही है जिस पे कि ये सीक्वेंसिंग की जा सके। जी जी सर, अगर टेस्टिंग की हम बात करें तो बहुत सारे टेस्ट हम देख रहे हैं सर। कहीं एंटीजन है, आरटीपीसीआर है, तो ओमिक्रॉन के लिए कौन सा टेस्ट सूटेबल रहेगा सर? मुख्य रूप से ये कोविड वायरस ही है। जी जी। इसलिए कोविड वायरस के जो टेस्ट होते हैं वही टेस्ट इसमें भी वही चीज़ लागू होती है। लेकिन जितने भी जो पॉजिटिव मामले हैं, खास करके अभी तक जो निर्देश था कि जो ओमिक्रॉन के जहाँ पे मामले ज़्यादा है वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों के जो पॉजिटिव सैंपल हैं उनको जांच के लिए कोविड जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनको भेजा जाए, ताकि उनकी जो रिपोर्ट आएगी तो पता चल पाएगा कि ये कौन सा वायरस है। तो सर, आरटीपीसीआर टेस्ट लोग करा रहे हैं, उसमें सर सीटी वैल्यू एक आता है। सर, सीटी वैल्यू क्या है और कैसे अंदाज लगाया जा सकता है कि जो बीमारी की गंभीरता क्या है? कैसे आप लोग अंदाजा लगाते हैं? ये एक्चुअली में कितने साइकिल पे उसको घुमाया जाता है और तब जाके उसके जो सैंपल रहते हैं उसमें जो वायरस के पार्ट रहते हैं वो कितने साइकिल में मिलते हैं वो देखा जाता है। तो बेसिकली जितना कम साइकिल पे मिल जाए तो वो ज़्यादा आसानी से मिल रहा है, मतलब कि संख्या ज़्यादा है, तो वो चीज़ें बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों को जाना नहीं चाहिए।
अगर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव हैं, उसके हिसाब से बचना चाहिए, और अगर नेगेटिव हैं तो फिर नेगेटिव हैं। जी बिल्कुल सर, अगर वैक्सीनेशन की हम बात कहें तो वैक्सीन से किस तरह से लोग अभी सुरक्षित, आप लोग देख रहे होंगे सर, अभी पेशेंट्स आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है वैक्सीन कितनी कारगर साबित हो रही है सर? देखिए, रांची जिला की बात अगर हम करें तो लगभग अभी तक हम लोग 82-83% लोगों को पहला डोज दे चुके हैं। जी जी, कम से कम पहला डोज उन लोगों को पड़ चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि वैक्सीन लिए हुए होंगे, क्योंकि 80% लोगों को हम लोगों ने ऑलरेडी वैक्सीनेट किया हुआ। लेकिन साथ ही ये एक अच्छी बात है कि जितने लोगों ने वैक्सीन लिया है तो इसके जो सीरियस होने की बात है या हॉस्पिटलाइजेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि लक्षण बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हैं। और जैसा कि होम आइसोलेशन में रहने का जो सुविधा दी गई है लोगों को जो सिम्टोमेटिक नहीं है उनके लिए, तो ज़्यादातर लोग एसिम्टोमेटिक या बहुत कम लक्षण वाले हैं। तो ये अच्छी बात है कि वो ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं। तो ये वैक्सीन का ही प्रभाव माना जा सकता है कि चूँकि उन्होंने वैक्सीन लिया है, उनके शरीर में बीमारी से लड़ने की शक्ति है जो उसके लक्षण को उभरने नहीं दे रही है ज़्यादा देर तक, और उनका जो रोग से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ा रही है वो। जी बिल्कुल सर, अभी वैक्सीनेशन को लेकर एक नई बात सामने आई है कि अभी 3 जनवरी से किशोरों का भी टीकाकरण शुरू करा दिया गया है सर। 15 से 18 वर्ष के जो लोग हैं उनको भी टीका लगाया जा रहा है सर। उनके लिए क्या व्यवस्था है, कितने डोजेज हैं, कैसे हैं सर, सब कुछ बताइए। अभी सर चूँकि 18 साल से ऊपर के, जैसे मैंने कहा कि 82-83% लोगों को वैक्सीन लग चुका है, तो जो बच्चे हैं अब उनमें खतरा ज़्यादा है क्योंकि उनको टीका नहीं पड़ा था। तो अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 से 18 एज ग्रुप जो है, या दूसरे शब्दों में कहें तो 2005, 2006, 2007 में जिन बच्चों का जन्म हुआ है, इन सभी बच्चों को टीका दिया जाना है। इसमें करीब अनुमानित जो है हमारी जनसंख्या जो है ये 2,11,845 निकल के आता है, जो कैलकुलेशन के तहत एक फार्मूला है जिसके तहत पे ये लोग कैलकुलेट करते हैं, स्टेट सरकार जो भी ये कैलकुलेट करती है। तो 2,11,000 बच्चों को हम लोगों को टीका देने का लक्ष्य है। इसके लिए हम लोगों ने जब ये 3 तारीख को शुरू किया था उस समय तो सारे स्कूल खुले हुए थे जो 5th क्लास के ऊपर थे या 8th क्लास के ऊपर थे जो वैसे। लेकिन अभी जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और केसेस भी बढ़ने उतने ही तेज़ी से शुरू हुए हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका स्पीड जो फैलने का बहुत ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए स्कूल भी बंद हो गए हैं। फिर भी हम लोग अभी सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के साथ ऑलरेडी बैठक हो चुकी है जिला स्तर पे। इसकी बैठक करके हम लोगों ने शिक्षा विभाग के लोगों को इन्वॉल्व किया था और उनके अनुसार स्कूल के आधार पर या कुछ अन्य जगहों पर भी जहाँ पर कि हम लोग अगर एक साथ में सभी स्कूल पे नहीं जा सकते हैं तो अन्य कुछ जगहों पर भी हम लोगों ने स्टैटिक बूथ बनाया हुआ है, जहाँ पर कि कोई भी उस एज ग्रुप के बच्चे जिनका जन्म 2005, 2006, 2007 में हुआ है, वो अपना आधार कार्ड और फ़ोन नंबर ले जाके वहाँ पे वैक्सीन दिला सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है, वो खुद भी कर सकते हैं या ऑन साइट वहाँ पे जाके भी हो सकता है, क्योंकि अब बच्चे सभी स्कूलों में मोबाइल से क्लासेस हो रहे हैं, तो बच्चों को समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन करके जाते हैं तो बहुत आसानी से काम जल्दी हो पाता है, नहीं तो थोड़ा सा इंतजार करना जी। फिर भी सर हम चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप एक बार उनको समझा दें तो ये अच्छा रहेगा। आप अगर कोई भी व्यक्ति जिन्होंने अभी, अब चूँकि अब 1 साल हो गया वैक्सीनेशन के, तो लगभग अब किसी को बताने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। कोविन में जाके अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन या साइन इन जो जहाँ पे है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स मांगा जाएगा, नाम, उम्र और जो आइडेंटिटी कार्ड है उन सब के बारे में। तो स्कूल के बच्चों के लिए एक स्कूल की जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको भी मान्यता दी गई है पहले, जो कि स्कूल की आइडेंटिटी कार्ड वाली मान्यता नहीं थी, जो कि बड़े लोगों का था। तो अभी स्कूल के बच्चों के लिए उसकी भी मान्यता हो गई है कि उसके आधार पर भी आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसकी आपको फ़ोटो अपलोड करनी होती है, नाम डिटेल्स भरना पड़ता है। जैसे ही वो भर जाए तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप जगह भी चुन सकते हैं। अगर जगह नहीं चुन सकते हैं तो मान लीजिए जगह चुनने में एक मुश्किल ये है कि आप जहाँ पे जगह चुन लेंगे, स्लॉट बुक कर लेंगे, तो आपको फिर वहीं पे जाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे तो आप कहीं पर भी ऑन स्पॉट जहाँ पे हो रहा है आप वहाँ जाके वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है करने के लिए, जिसको कि अभी के जो बच्चे हैं वो आराम से कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर।
सर तो अभी अगर वैक्सीन की बात करें तो हमने वयस्कों में देखा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे देश में ज़्यादातर दिया गया। बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन आई है सर? बच्चों के लिए सरकार ने अभी सिर्फ कोवैक्सीन को मान्यता मिली है, शायद इसका रिपोर्ट अभी तक बच्चों में सुरक्षित देखा गया होगा। तो अभी कोवैक्सीन ही है जिसको कि हम लोग अभी बच्चों को दे रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। सर एक चीज़ हम देखते हैं कि वैक्सीन जब हम लेते हैं तो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स कुछ आते हैं, नौसिया है या फिर फीवर है, इस तरह के कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं सर, और अगर हो तो किस तरह से लोग इसका उपचार करें? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स तो हम लोग अभी अब जैसे बात करें, जैसे टेटनस का सुई सभी ने लिया होगा जी। जो टेटनस किसी को भी कटता फटता तो सबसे पहले जाके वो टेटनस का इंजेक्शन लेता है, टेटवैक या जो उसमें 2 से 3 दिन तक हाथ में दर्द रहता है, जहाँ पे लेता है वहाँ पे दर्द रहता है, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता है कि ये मेरा साइड इफ़ेक्ट है। उसी तरह से चूँकि उसको मालूम है कि इसको लेने के बाद दर्द होगा, तो जैसे हम लोगों को मालूम है कि इसको लेने के बाद किसी किसी को, सभी को नहीं, किसी किसी को दर्द या बुखार हो सकता है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, किसी को अगर चक्कर आ गया या उल्टी हो गया तो हल्का फुल्का अगर उल्टी हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा उसको अगर चक्कर आ रहा है कि वो उठ बैठ नहीं सक रहा है, चल फिर नहीं सक रहा है, तब उसे तुरंत सूचना देनी चाहिए जहाँ पे उन्होंने वैक्सीन लिया था उनको। इसी कारण से, और एक तीसरा चीज़ होता है कि जो एलर्जी जी, एलर्जी किसी भी चीज़ का किसी को भी हो सकता है। ये हम पहले से नहीं कह सकते हैं कि किसी को एलर्जी नहीं होगा। आप जानते हैं कि खाने की चीज़ों से ही बहुत लोगों को एलर्जी होती है, तो ऐसे एलर्जी किसी को भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादातर जो एलर्जियां हैं वो आधा घंटा के अंदर में होती है। तो इसलिए ये सभी को निर्देश दिया जाता है कि जब आप वैक्सीन या टीका ले लिए हैं तो कम से कम आधा घंटा बैठ के इंतजार करें। भी आधा घंटे बैठने का बिल्कुल आधा घंटा बैठ के इंतजार करें, ताकि अगर एलर्जी का मामला हो तो वहाँ पे जो हमारी नर्सेस हैं जो वैक्सीन दे रही हैं वो ट्रेन है फर्स्ट एड करने के लिए, और ट्रेन होने के बाद फर्स्ट एड ही उनको एलर्जी से बहुत राहत दे देता है। उसके बाद वो आराम से डॉक्टर के पास जाके दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों को सर फीवर आ जा रहा है, तो पैरासीटामोल, एक कन्फ्यूजन लोगों के मन में है कि जिस दिन हम वैक्सीन लेने जा रहे हैं उसके बाद हम पैरासीटामोल लें या ना लें। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के माइंड में है कि बुखार आया दवा लें या ना लें। बहुत कम लोगों को बुखार आता है, लेकिन अगर जिनको आता है तो बुखार में वो परेशान क्यों रहेंगे, तो सिर्फ प्लेन जो पैरासीटामोल है वो उसकी गोली वो ले सकते हैं उम्र के हिसाब से, और उनको राहत मिल जाएगा उनसे। 1-2 दिन के लिए बुखार रहता है, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा दिनों तक बुखार रह रहा है तो नज़दीक के किसी भी चिकित्सक से वो दिखा सकते हैं। सर अगर हम बड़ों की बात करें तो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सब बहुत ही आम बीमारी हो गई है, लेकिन बच्चों में भी कोमॉर्बिड केसेस हो सकते हैं कुछ अन्य बीमारियों को लेकर। तो जो लोग कोमॉर्बिड है सर, क्या उन्हें भी वैक्सीन लेना चाहिए? क्या ऐसे कोई निर्देश है? वैक्सीन सभी को लेना चाहिए, बशर्ते कि उनको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। जैसे किसी वैक्सीन से किसी बच्चे को अगर एलर्जी है तो ये खतरा हो सकता है कि इस वैक्सीन से भी एलर्जी उनको हो, तो वैसे लोगों को हम लोग नहीं सलाह देते हैं। प्लस बच्चों में तो ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, और कोमॉर्बिड लोग में ज़्यादा खतरा रहता है बीमारी का, इसलिए उन लोगों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द पालें। सर बहुत लोग हैं वयस्कों में, हम देखते हैं कि डायबिटिक है या हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, वो बीपी और डायबिटीज़ की दवा सुबह उन्हें खाना होता है, तो एक कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है सर कि वो दवा वो उस दिन ले सकते हैं या नहीं जिस दिन उन्हें वैक्सीन लेने के लिए जाना है। सर इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, कोई भी कोमॉर्बिड जो व्यक्ति जो दवा खाता है वो अपनी दवा बंद ना करें, और अगर किन्हीं को भी कोई अगर डाउट हो मन में तो जिनकी दवा जिस चिकित्सक से वो दवा चल रहा है उनसे वो संपर्क कर लें, उनसे पूछ लें कि क्या कोई ऐसी दवा है जो कि हमें टीकाकरण में अफेक्ट करेगा, कि या थोड़ी देर के लिए हम उसको रोक सकें, या जो भी। साधारणतः ऐसा कोई नहीं है, सिवाय जो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन हैं जिनको चलता है उनको हम लोग वैक्सीन लेने से मना करते हैं। तो उन लोगों को हम लोग कहते हैं कि अपने चिकित्सक से सलाह ले लें। कोई बहुत सारे लोग जैसे हार्ट के पेशेंट हैं जिनको पेसमेकर लगा हुआ या बाकी अन्य चीज़ें लगी हुई, तो हम लोग उनसे यही निर्देश देते हैं कि भाई आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें कि कौन सी वैक्सीन आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगी, आप वही वैक्सीन लें। जी बिल्कुल सर। सर ये देखते हैं हम कि वैक्सीन सेंटर्स पर जब हम जाते हैं तो वैक्सीन को जो है वो आइस बॉक्स में रखा जाता है सर, तो ऐसा क्या ज़रूरी हो जाता है कि वैक्सीन का जो वो एक सर्टेन टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए कि वो जाए वैक्सीन लेने के लिए तो इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें प्रॉपर तरीके से दिया जा रहा है।
जो वैक्सीन का रखरखाव है, जो उसकी सेफ्टी है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए है। और जो मानक तय किए गए हैं उसके अनुसार वैक्सीन को 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रखना आवश्यक है। जब तक कि वो जहाँ कंपनी में बनी है वहाँ से लेके जब तक कि वो वैक्सीन नहीं दी जाती है। इसी कारण से आप देखेंगे कि वैक्सीन कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर भी ये टीकाकरण हो रहा है वहाँ पे उस कोल्ड चेन को या जो टेम्परेचर है 2 से 8 डिग्री का, उसको मेंटेन करने के लिए उसके व्यवस्था की गई है, ताकि कहीं पर भी उसके टेम्परेचर में ब्रीच ना हो या उस पर कहीं टूट ना हो, ताकि दवा ख़राब ना हो। जी सर अभी देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन का काम जो है अभी भी ज़ोर शोर से चल रहा है और वैक्सीनेटर्स जो है कई तरह के लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो अभी सर बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, तो वैक्सीनेटर्स जो है वो अपना ध्यान किस तरह से रखें सर कि वो कोविड पॉजिटिव ना हो? वैक्सीनेटर हो या आम आदमी हो, सबके लिए वही चीज़ें हैं कि आप मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ तक हो सके वो संभव करें। चूँकि इंजेक्शन देना है तो आपको तो नज़दीक आना ही पड़ेगा, बट कोशिश करें कि आप कम से कम लोगों की भीड़ में रहें। यही 3 चीज़ें हैं। हाथ को बार बार धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। जी अगर सभी लोग मास्क पहने रहेंगे तो ऐसे भी एक दूसरे में फैलने का खतरा बहुत कम हो जाता है। जी बिल्कुल सर, मास्क की अगर बात हो रही है तो बीच में सर एक बात आई कि डबल मास्क का उपयोग हम करें, तो क्या डबल मास्क का उपयोग करना सही है या फिर सिंगल मास्क भी हमारे लिए ठीक रहेगा? देखिए, दोनों ही तरीके ठीक है। एटलीस्ट कम से कम मास्क तो पहने। जी जी जी। क्योंकि जो साइज है उसके हिसाब से ट्रिपल लेयर मास्क जो हम लोग बात करते हैं वो ट्रिपल लेयर मास्क उतना ही इफ़ेक्टिव है। और जहाँ तक बात हो रही है ज़्यादा सुरक्षा के लिए, चूँकि फैल ज़्यादा रहा, तो फैलना से रोकने के लिए मास्क पहनना आवश्यक है। सही तरीके से जो प्रोटोकॉल है उनका पालन करना आवश्यक है। अगर वो पालन करेंगे तो हम बीमारी से बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल सर। सर एक बात है कि N95 मास्क जो है सर, N95 क्या आम लोगों को भी N95 ही इस्तेमाल करना चाहिए या फिर जो स्वास्थ्यकर्मी वगैरह हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वही इस्तेमाल करें? N95 क्या है ये अगर हम जान लें जी, तो हमें लगता है कि फिर N95 हो या बाकी ट्रिपल लेयर मास्क हो, ये ज़्यादा कोई अंतर। N95 का मतलब होता है कि वो वायरस के लिए 95% तक बचाव करता है। जी जी। और जो ट्रिपल लेयर मास्क है वो भी वायरस के लिए 95% तक बचाव करता है। तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं है, बट क्वालिटी वाइज जो होता है थोड़ा सा उसके बनाने का तरीका हो या जो भी चीज़, वो चीज़ें थोड़ी अलग हैं, बस वही है। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो जैसे अभी तक जो निर्देश मिलते हैं कि जो लोग पेशेंट के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं वो लोग N95 को ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जो ट्रिपल लेयर भी उतना ही बचा रहा है, लेकिन उसमें बहुत बार होता है कि नज़ल ब्रिज नहीं है या पूरी तरह से बंद नहीं कर पा रहा है चेहरे को जितना बंद करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो तो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं मरीज को सेवा करने के लिए अस्पताल में, तो उनके लिए जनरली यूज़ हो रहा है। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि दोनों में से यूज़ करने में कोई खतरा। जी बिल्कुल सर। हम मास्क की बात कर रहे हैं सर, सैनिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर हम चर्चा कर रहे हैं सर। क्या इसमें और कुछ इंक्लूड किया जा सकता है? मास्क है, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, और किस तरह से लोग बिहेव करें कि वो कोविड से बचे रहें? देखिए, इसके लिए जानना होगा कोविड फैलता कैसे है। जी जी। कोविड फैलता है छींकने या खांसने से। जो ड्रॉपलेट निकलता है उस ड्रॉपलेट के द्वारा एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि छींकने या खांसने से डायरेक्ट जो होगा कि बहुत नज़दीक में जाके कोई आदमी छींक दिया, खांस दिया, ये बहुत कम परसेंटेज है जिससे कि ये फैलता है। ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं कि कहीं पर कोई छींक दिया है, वहाँ पे कोई दूसरा आदमी पहुँच गया, वहाँ पे उसके ड्रॉपलेट पड़े हुए हैं, उसमें उसका हाथ लगा, उस हाथ को वो अपने चेहरे पे ले गया। सरफेस के कांटेक्ट से? सरफेस कांटेक्ट नहीं बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि सरफेस में तो रहते हैं वायरस, लेकिन वो आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए 3 रास्ते हैं उसके लिए, मुंह से, नाक से या आँखों से। तो अगर आँख को अगर हम मसल रहे हैं बिना हाथ साफ किए, नाक में अपने हम अंगुली डाल रहे हैं या नाक साफ करने के लिए कर इस्तेमाल करें, या मुँह पे डाल रहे हैं, तो हम लोग एक उनके लिए जनरलाइज बात बोलते हैं कि चेहरा छूने के पहले आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए। इसमें तीनों चीज़ें आ जाती है जहाँ पे प्रवेश होता है वायरस का। तो अगर इन तीनों चीज़ों को चेहरा छूने के पहले अगर हम अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेंगे
तो हो सकता है मेरे हाथ में वायरस हो, लेकिन वो हमको स्किन पार करके तो होने नहीं जा रहा, जी जी। हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। तो इसीलिए कहा जाता है कोविड जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना चाहिए। सैनिटाइजेशन वही है कि बार बार हाथों को धोते रहे, ताकि गलती से भी हाथ चेहरे पे जाए तो आपका हाथ सैनिटाइज रहे। मास्क इसलिए है कि आपको ध्यान रहे कि आप जब तक मास्क नहीं हटाएंगे नाक और मुंह को छू नहीं सकते। जी बिल्कुल सर। सर खान पान जो हमारा है वो हमारे शरीर में जो खान पान है वही मेन होता है कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है, तो खान पान किस तरह का हो सर अभी के समय में? खान पान में कोई वैसा खास नहीं है, आपको पौष्टिक खाना तो हमेशा खाना चाहिए। पौष्टिक खाना का मतलब है कि प्रोटीन भी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो एंड मिनरल्स भी हो, बाकी सारी चीज़ें तो वो आपको खाना चाहिए। और सीजनल फल सब तो ज़रूर खाना चाहिए। विटामिन सी या जिंक ये सब इम्यूनिटी थोड़े से बढ़ाते हैं, तो वो सब चीज़ें अगर जिस चीज़ों में है तो उनको आप खा सकते हैं। जी बिल्कुल सर। सर और क्या क्या बातों का ध्यान जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो किन किन बातों का ध्यान रखें सर, कि अभी का जो समय है, क्योंकि अभी जो है भीड़ भाड़, अभी सब कुछ खुला ही हुआ है एक तरह से, धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी यहाँ पे भी 8 बजे के बाद से सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं, लेकिन सर अभी भी मार्केट में भीड़ है। सर किन बातों का ध्यान रखें वो कि बचे रहें लोग? इसके लिए हम लोग एक जो फार्मूला बोलते हैं कि सबसे पहले आप खुद को बचाएं। जी। अगर आप खुद को बचा लेंगे तो आप उसके बाद अपने परिवार वालों को बचाएं, और अपने परिवार वालों को बचा लेते हैं तब उसके बाद आप समाज को बचाने का काम करें। हर व्यक्ति अगर खुद को बचा लेगा तो सभी लोग अपने आप बच जाएंगे। तो ये वही बात है कि जो लोग घर से बाहर निकलते हैं उनको अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करना चाहिए, और घर में एंट्री होने के पहले अपने आप को सैनिटाइज कर लेना चाहिए, चाहे वो नहा लें या तो फिर कपड़ों को डाल दें साबुन में, या उस तरह से करें जो हम लोग भी करते हैं। चूँकि अब पब्लिक में इतना आना जाना है, अस्पताल में आना जाना होता है या अन्य जगहों पर, तो आप वो काम कर सकते हैं। जब आपके घर में पहुंचेगा ही नहीं वायरस तो घर के लोगों को नहीं होगा जी। लेकिन क्या ये संभव है सभी लोग को अगर ये कर पाए तो हम लोग इसको फैलने से बहुत आसानी से रोक पाएंगे। जी बिल्कुल सर। हमारे पास बहुत थोड़ा सा समय बच गया है सर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी जानकारी दें कि वो इस कोविड से बचे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर टीकाकरण के लिए आगे आएँ। मेरा तो निवेदन है सभी से कि जो भी लक्षित समूह हैं, उम्र के जो भी हैं, चाहे वो 15 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, जहाँ पर भी उनका टीकाकरण हो रहा है आप नज़दीक के टीकाकरण केंद्र में जाकर के टीका अवश्य लें। सबसे पहले टीका ले लें। अगर कोई अन्यथा कोई ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो टीका अवश्य ले लें। और दूसरी बात है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। अनावश्यक घर से बाहर बहुत ज़्यादा निकलने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि अभी मामले बढ़ रहे हैं। सो आप इन सब सावधानियों को रखेंगे तो आप स्वयं भी और आपके परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और इन बातों का आप पालन करें ताकि आप कोरोना जैसी महामारी से बचे रहें। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात का ध्यान रखें और टीकाकरण अवश्य कराएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। और सर आप हमारे इस कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।